गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स क्लास। ये वीडियो जो है वो 12th हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए है। जैसा कि आपको पता है कि हमने लास्ट लेक्चर में आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समाप्त करा दिया था। अब आज जो हमारा जो लेक्चर है, आज जो हम आपको स्टार्ट करा रहे हैं वो हम आपको यूनिट फर्स्ट स्टार्ट करा रहे हैं, यानी कि यूनिट फर्स्ट में 4 चैप्टर है बच्चों आपके। पहले मैं उनके बारे में बात करता हूँ, फिर आगे हम आपको फर्स्ट फिजिक्स करा रहे हैं, जिसमें मैं आपको बता रहा हूँ ना, पहली फिजिक्स में कितने चैप्टर हैं। पहली फिजिक्स के पहली यूनिट में 4 चैप्टर हैं, ठीक है। उसके बारे में यूनिट बारे में बात करके फिर आगे बात करेंगे। तो यूनिट फर्स्ट है ना, यूनिट फर्स्ट में है, उसका नाम है स्थिर विद्युतिकी। ये इसका नाम है और इसमें 4 चैप्टर पढ़ने हैं बच्चों को। जिसमें पहला चैप्टर है विद्युत क्षेत्र, सबसे पहला चैप्टर है। और दूसरा चैप्टर है गाउस का नियम एवं उसके अनुप्रयोग, ठीक है। और तीसरा चैप्टर है विद्युत विभव। और लास्ट का चैप्टर है चैप्टर नंबर 4, विद्युत धारा। मतलब पहले जो 4 चैप्टर है बच्चों, उसको यूनिट फर्स्ट में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट यूनिट में उसका नाम है स्थिर विद्युत की, और इसके नंबर जो है, अंक जो है इसके, वो आपके बोर्ड के हिसाब से रखे गए हैं। 7 नंबर का टॉपिक है ये, यानी 4 चैप्टर आपको 7 नंबर के मिलेंगे। 7 नंबर का डिस्कशन होगा। अब ये पोर्शन मुझे कराना है, यानी कि इन 4 चैप्टरों को मैं ऑनलाइन आपको कराऊंगा, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले हम चालू करते हैं विद्युत क्षेत्र के बारे में ही। सबसे पहले उसी को स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं। विद्युत क्षेत्र, ठीक है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं हम लोग? इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र। और जो हमने आपको बताया, इसका सबसे पहला टॉपिक है वो है स्थिर विद्युतिकी। स्थिर विद्युतिकी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। स्थिर विद्युतिकी एक्चुअली में 2 शब्द हैं, एक तो है स्थिर और है विद्युत। यानी कि भौतिक विज्ञान की ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग स्थिर आवेशों का या उनसे उत्पन्न हुए क्षेत्रों का अध्ययन करते हैं। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग स्थिर आवेशों का या उनसे उत्पन्न हुए क्षेत्रों का अध्ययन करते हैं, स्थिर विद्युतिकी कहलाता है। एक दिमाग में एक बात तो बैठ गई होगी कि ये यूनिट है, यूनिट का नाम ही स्थिर विद्युतिकी है। और पहले 4 चैप्टर आपके ऐसे ही हैं, यानी पहले 4 चैप्टरों में जो आप आवेश का अध्ययन करने वाले हैं, वो ऐसे आवेशों का अध्ययन करेंगे जो गति नहीं करेंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होती है, स्थिर विद्युतिकी क्या होती है? स्थिर विद्युतिकी भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत स्थिर आवेशों का तथा उनसे उत्पन्न हुए क्षेत्रों का अध्ययन किया जाता है।
ये है आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, अब इसका दूसरा टॉपिक देखिए, दूसरा है घर्षण विद्युत। इसको इंग्लिश में बोलते हैं फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, किसी वस्तु पर आवेश कैसे आता है? कई सारी प्रक्रियाएं हो सकती हैं आवेश आने की, है ना। बहुत अच्छी तरीके से समझिएगा बच्चों, और वीडियो लेक्चर को कई बार देखा करो, तब और अच्छा समझ में आता है। मैं क्या कह रहा था, हाँ, घर्षण विद्युत के बारे में बता दूं। मैं ये कह रहा था कि आप से ये पूछ रहा हूं कि किसी वस्तु पर आवेश कैसे आता है। आवेश आने की पहली विधि है घर्षण विद्युत। तो घर्षण विद्युत क्या है? जब दो विद्युत रोधी वस्तुओं, दो विद्युत रोधी, दो विद्युत रोधी, विद्युत रोधी का मतलब आप समझ गए होंगे, इंसुलेटर, जिनमें धारा का प्रवाह नहीं होता। जब दो विद्युत रोधी वस्तुओं को परस्पर रगड़ा जाता है और उन वस्तुओं को रगड़ने के पश्चात कागज के छोटे छोटे टुकड़ों या डस्ट पार्टिकल धूल के कणों के पास ले जाते हैं, तो धूल के कण को आकर्षित करने का उन वस्तुओं के अंदर कागज के छोटे छोटे टुकड़ों और धूल के कणों को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। उसके इसी गुण को अपन लोग क्या कहते हैं? घर्षण विद्युत। दोबारा सुनिएगा, जब दो विद्युत रोधी वस्तुओं को परस्पर रगड़ा जाता है, जब दो विद्युत रोधी वस्तुओं को परस्पर रगड़ा जाता है, तो वस्तुओं के अंदर, दो विद्युत रोधी वस्तुओं को परस्पर रगड़ा जाता है, तो वस्तुओं के अंदर छोटी छोटी, ये कह सकते हैं छोटी छोटी वस्तुएं, जैसे कागज के छोटे छोटे टुकड़े या धूल के कण को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। इसके इसी गुण को अपन क्या बोलते हैं? इसके इसी गुण को अपन कहते हैं घर्षण विद्युत। ठीक है, इसी को अपन कहते हैं घर्षण विद्युत, यानी कि एक तरह से फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी। एक एग्जांपल देता हूं, प्लास्टिक के स्केल को, फुटे को, प्लास्टिक का जो फुटा आता है, अगर आप उसे सूखे बालों से रगड़ें, प्लास्टिक के स्केल को सूखे बालों से रगड़ें और सूखे बालों से रगड़ने के पश्चात कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास ले जाएं। प्लास्टिक के स्केल को सूखे बालों से रगड़ने पर रगड़ते हैं और रगड़ने के पश्चात कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास ले जाते हैं, तो हम ये देखते हैं कि कागज के छोटे छोटे टुकड़े प्लास्टिक के स्केल से चिपक जाते हैं। तो हम ये देखते हैं कि कागज के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं वो प्लास्टिक के स्केल से क्या हो जाते हैं? चिपक जाते हैं, है ना। जिसको आप बचपन में कहते हो जादू दिखाया आपको, ऐसे ही तो कुछ बोलते हो बचपन में कि देखो जादू हो रहा है। देखो, जादू कुछ नहीं है, वो प्लास्टिक इंसुलेटर है, कागज का टुकड़ा इंसुलेटर है, लेकिन प्लास्टिक और सॉरी बाल भी आपके इंसुलेटर। लेकिन सुनिए, सूखे बाल, गीले बाल नहीं। गीला तो फिर पानी आ गया ना, और पानी तो क्या होता है? चालक होता है। जब प्लास्टिक के स्केल को सूखे बालों से रगड़कर कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास ले जाया जाता है, तो हम ये देखते हैं कि कागज के छोटे छोटे टुकड़े प्लास्टिक के स्केल से चिपक जाते हैं। देखते हैं ना, तो उसका एग्जाम्पल है घर्षण विद्युत। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। आप सर्दियों में जब अपनी स्वेटर को उतारते हैं तो आप देखते हैं आपके शरीर के हाथ के बाल जो होते हैं वो खड़े हो जाते हैं। कंबल में अगर इस तरीके से नाखूनों को ऐसे ऐसे चलाते हैं तो भी आपको चिंगारी सी दिखती है। सूखे बालों में कंघी करते हैं तो चटर चटर की सी आवाज आती है। ये सब आवेश किसकी वजह से? घर्षण की वजह से। घर्षण विद्युत में जो मुख्य बात है वो ये है विद्युत रोध। घर्षण द्वारा आवेशन हमेशा किसके अंदर होगा? ऐसी वस्तुओं में होगा जो अपने अंदर से विद्युत का प्रवाह
नहीं कर सकती हैं। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को घर्षण विद्युत काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा कि मैं क्या बताना चाहता हूं घर्षण विद्युत में आप लोगों को। चलिए सर, अब इसी घर्षण विद्युत से संबंधित एक प्रयोग है, उस प्रयोग को देखते हैं। प्रयोग क्या है सर? देखो, कांच की एक छड़ लेना। किसकी छड़ लेना? कांच की। कांच की एक छड़ लेके उसे रेशम के कपड़े से रगड़ना। कांच उचाला होता है, विद्युत रोधी होता है। कांच की एक छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़कर स्वतंत्रता पूर्वक नायलॉन के धागे से बांधकर लटका दिया जाता है। कांच की ये छड़ है जिसको हमने किससे रगड़ा है? रेशम के कपड़े से। और रेशम के कपड़े से रगड़ने के पश्चात स्वतंत्रता पूर्वक नायलॉन के धागे से बांधकर लटका दिया जाता है। एक अन्य कांच की छड़ को, अभी मैंने इसको धनावेश बताया आपको, कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ने पर, सुनिएगा, कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ने पर इलेक्ट्रॉन कांच की छड़ से रेशम के कपड़े पर चले जाते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन कांच की छड़ से रेशम के कपड़े पर चले जाएंगे तो कांच की छड़ पर कैसा आवेश आ जाएगा? धन का आवेश आ जाएगा। एक अन्य प्रयोग में कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़कर, एक और प्रयोग करना है जिसमें आपको एक कांच की छड़ लेनी है जिसे आपको किससे रगड़ना है? रेशम के कपड़े से रगड़ना है। और रेशम के कपड़े से रगड़ने के पश्चात स्वतंत्रता पूर्वक लटकी हुई, एक अन्य प्रयोग में कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़कर स्वतंत्रता पूर्वक लटकी हुई कांच की छड़ के पास ले जाया जाता है। तो आप ये देखते हैं कि स्वतंत्रता पूर्वक लटकी हुई कांच की छड़ दूर जाती है। कांच की छड़, ठीक है। ये तो आपका एक प्रयोग हुआ, मतलब है तो पूरा एक बड़ा प्रयोग, उसमें एक पॉइंट हुआ। आगे देखिए, अब आपको लेनी है एबोनाइट की छड़। किसकी लेनी है? एबोनाइट। एबोनाइट क्या होता है? 80% बल्कनाइजेशन, यानी 80% हार्ड रबर एबोनाइट होता है। तो रबर हो या एबोनाइट हो, विद्युत रोधी ही होगा। एक अन्य प्रयोग में एक एबोनाइट की छड़ लेनी है। किसकी छड़ लेनी है? एबोनाइट की छड़। एक अन्य प्रयोग में एबोनाइट की छड़ को फर के कपड़े से रगड़कर, या बिल्ली की खाल, किताब में लिखा हुआ बिल्ली की खाल। अब क्या बिल्ली थोड़ी पकड़ेंगे इसके लिए हम लोग? फर के कपड़े से रगड़कर। किससे? फर के कपड़े से। फर का कपड़ा क्या होता है मैं बता दूं आपको। देखिए, मार्केट में जो टेडी बियर आते हैं, जिनको हम इंग्लिश में सॉफ्ट टॉयज कहते हैं, उन टॉयज के लंबे लंबे बाल होते हैं ना, लंबे लंबे बाल, इतने सॉफ्ट होते हैं कि आप उसे दबाएंगे ना तब चलते हैं, इतने सॉफ्ट होते हैं। बिल्ली को कभी अगर आपने हाथ लगाया तो वो भी बहुत सॉफ्ट होता है ना। तो आपको क्या करना है? एबोनाइट की एक छड़ को फर के कपड़े से रगड़ना है। और अब उल्टा होगा। अब क्या उल्टा होगा? अब इलेक्ट्रॉन जो है वो फर के कपड़े से किसमें आएंगे? एबोनाइट की रॉड पर। पहले क्या हो रहा था? पहले कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन जा रहे थे रेशम के कपड़े पर। अब आपके जो इलेक्ट्रॉन हैं वो फर के कपड़े से किस पे आएंगे? एबोनाइट की रॉड पर। तो इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश आ जाएगा? ऋण का आवेश आ जाएगा। एक अन्य प्रयोग में एक और एबोनाइट की रॉड लेनी है। किसकी रॉड लेनी है आपको? एक अन्य प्रयोग में एबोनाइट की रॉड लेनी है एक और उसको वापस से किससे रगड़ना है? फर के कपड़े से। एक अन्य प्रयोग में एबोनाइट की रॉड को फर के कपड़े से रगड़कर स्वतंत्रता पूर्वक लटकी हुई एबोनाइट की छड़ के पास ले जाते हैं। तो हम ये देखते हैं कि स्वतंत्रता पूर्वक लटकी हुई एबोनाइट की छड़
दूर जाती है। हम जब इसको इसके पास लेके जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो स्वतंत्रता पूर्वक लटकी हुई एमोनाइट की छड़ थी वो दूर जाती है। ठीक है, आगे देखिए। एमोनाइट तो आप समझ गए ना बच्चों, 80% हार्ड रबर जिसको अपन एमोनाइट कहते हैं। अब आपको एक और प्रयोग करना है और अब आपको लेनी है एक कांच की छड़। किसकी छड़ लेनी है? कांच की छड़। और कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से ही रगड़ना है। कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है और रेशम के कपड़े से रगड़ने के बाद स्वतंत्रता पूर्वक नायलॉन के धागे से बांधकर लटका दिया जाता है। नायलॉन से क्यों बांधते हैं बता दूं आपको, नायलॉन में गांठ नहीं लगती, अगर उसको मोड़ देंगे ना तो वापस से ही अपनी पोजीशन में आ जाएगा। तो आपने अब कांच की छड़ को किससे रगड़ा है? रेशम के कपड़े से। तो कांच की छड़ पर कैसा आवेश आ जाएगा? धन का, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कांच की छड़ से किस पर चले जाते हैं? रेशम के कपड़े पर। फिर आपको लेनी है एमोनाइट की रॉड। किसकी लेनी है? एमोनाइट की रॉड लेनी है। और एमोनाइट की रॉड को किससे रगड़ना है? आपको एक अन्य प्रयोग में एक एमोनाइट की रॉड लेनी है और एमोनाइट की रॉड को रगड़ना है फर के कपड़े से। किससे रगड़ना है? फर के कपड़े से। एक अन्य प्रयोग में एमोनाइट की रॉड लेनी है और एमोनाइट की रॉड को फर के कपड़े से रगड़ना है और फर के कपड़े से रगड़ने के पश्चात स्वतंत्रता पूर्वक लटकी हुई कांच की छड़ के पास ले जाना है। यानी ये तो आपकी हो गई सर क्या? कांच की छड़। और ये आपकी कौन सी सर? एबोनाइट की छड़। यानी आपको क्या करना है? एक कांच की छड़ लेनी है जिसको फर के कपड़े से रगड़ना है और फर के कपड़े से रगड़ने के पश्चात स्वतंत्रता पूर्वक लटका देना है। एक अन्य प्रयोग में आपको एक एबोनाइट की छड़ लेनी है जिसको उल्टा बोल दिया मैंने। एक प्रयोग में कांच की छड़ लेनी है जिसे रेशम के कपड़े से रगड़ना है और रगड़ने के बाद स्वतंत्रता पूर्वक लटका देना है। एक अन्य प्रयोग में आपको एक एबोनाइट की छड़ लेनी है जिसको फर के कपड़े से रगड़ना है और फर के कपड़े से रगड़ने के पश्चात स्वतंत्रता पूर्वक लटकी हुई कांच की छड़ के पास ले जाना है। तो हम ये देखेंगे कि स्वतंत्रता पूर्वक लटकी हुई कांच की छड़ एबोनाइट की छड़ की ओर आकर्षित हो रही है। इन दो में तो छड़ें दूर जा रही थी लेकिन इसमें आकर्षित हो रही है। तो ये तो था बच्चों आप लोगों का पूरा प्रयोग। और किसी भी प्रयोग को जब हम समझाते हैं तो इस बात का ध्यान रखते हैं कि प्रयोग से हमें निष्कर्ष क्या मिलने वाला है, रिजल्ट क्या मिलने वाला है, परिणाम क्या प्राप्त होने वाला है, वो हम बात करेंगे। अच्छा, उससे पहले मैं एक बात और करना चाहता हूँ। बहुत से बच्चों का ये प्रश्न होता है कि सर कांच की छड़ को फर के कपड़े से नहीं रगड़ सकते क्या, या एबोनाइट की छड़ को सिल्क के कपड़े से नहीं रगड़ सकते क्या? बहुत सामान्य सी बात है, आपके दिमाग में भी ये प्रश्न आया होगा कि भाई कांच की छड़ को फर के कपड़े से नहीं रगड़ सकते या फिर एबोनाइट की छड़ को सिल्क के कपड़े से नहीं रगड़ सकते। नहीं रगड़ सकते। कारण बहुत सीधा सा है। देखिए, कांच की छड़ को अगर हम रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो कांच की छड़ की जो प्रॉपर्टी, जो गुण है, वो इलेक्ट्रॉन देने का है और रेशम के कपड़े का जो गुण है वो इलेक्ट्रॉन लेने का है। उसी तरीके से ये जो एबोनाइट की छड़ है, किसकी छड़ है? एबोनाइट की छड़ है। इसको जब आपने फर के कपड़े से रगड़ा है तो इसकी प्रॉपर्टी यानी इसका गुण इलेक्ट्रॉन लेने का है, तभी इस पर कैसा आवेश आया है? ऋण का। ठीक है, और फर के कपड़े का गुण कैसा है? इलेक्ट्रॉन देने का। अब अगर कांच की छड़ को फर के कपड़े से रगड़ोगे तो दोनों की ही प्रॉपर्टी, दोनों का ही गुण इलेक्ट्रॉन देने का ही तो रहा। अब आप बताइए, आपने खूब पढ़ा है, जब कोई एक इलेक्ट्रॉन देगा तो दूसरे को इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा। ऐसी तो कोई अभिक्रिया ना तो केमिस्ट्री में ना फिजिक्स में संभव नहीं है कि भाई एक इलेक्ट्रॉन दे और दूसरा इलेक्ट्रॉन ना ले। तो
तो आई थिंक ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि कांच की छड़ का विशेष पेयर यानी विशेष जो गुण है वो रेशम के कपड़े के साथ ही है, और एबोनाइट की जो छड़ है उसका जो पेयर है उसका जो गुण है वो फर के कपड़े के साथ ही है। हाँ, लेकिन एक बात है, ये चारों ही आपके क्या है, विद्युत रोधी है। ठीक है, तो अब मैं आपको इसके गुण समझा देता हूं। आइए चैप्टर हटा देते हैं ऊपर से, गुण। सबसे पहला गुण, आवेश दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पहला पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। धनावेश और ऋण आवेश। कोई तीसरा आवेश नहीं होता। आवेश कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, धनावेश तथा ऋणावेश। दूसरा गुण ये है सजातीय आवेश। सजातीय आवेश कौन कौन से होंगे? पॉजिटिव है ना, और विजातीय आवेश, हाँ नेगेटिव भी हो सकते हैं, और आपका है विजातीय आवेश। ये आपके पॉजिटिव और नेगेटिव। तो सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। ये एक दूसरे को दूर फेंकते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। जबकि विजातीय आवेश होते हैं, धनावेश और ऋणावेश, ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यानी इन दोनों डायग्राम्स में प्रतिकर्षण हो रहा है और ये जो डायग्राम है इसमें आकर्षण हो रहा है। ठीक है, और तीसरा एक आखिरी गुण है, वो ये है कांच की छड़, रेशम का कपड़ा, एबोनाइट की छड़, फर का कपड़ा, सभी पर रगड़ने से, रब करने से, घर्षण से आवेश आ जाता है, जिसे हम घर्षण द्वारा आवेशन कहते हैं। सब पर आवेश आ जाता है, कब? रगड़ने पर सब पर क्या आता है? आवेश आता है, जिसे हम क्या कहते हैं? घर्षण द्वारा आवेशन। ठीक है, ये तीसरी गुण होगा। तो मैंने कहा ना, किसी भी वस्तु पर आवेश कई तरीके से आ सकते हैं। इसमें आज आपने पहली विधि अध्ययन की है, घर्षण द्वारा आवेशन। हाँ, एक बात और बताना चाहूंगा, आवेश दो प्रकार के होते हैं। इसको सबसे पहले जो बताया था वो अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन, किताब में भले इसका नाम देख सकते हैं आप, अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने सबसे पहले इसको बताया था। अगर ये दिख नहीं रहा हो तो ठीक है, अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था, और बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ही ये बताया था। अब बेंजामिन फ्रैंकलिन की एक ऑनर भी है कि उसकी $100 के, अमेरिका के $100 के नोट पर फोटो भी आती है उनकी, बेंजामिन फ्रैंकलिन। ये तो एक नॉलेज वाली बात थी। तो मैं समझता हूँ आपको घर्षण द्वारा आवेशन काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। और अब हम बहुत फर्स्ट फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो काफी इसमें लिंक नहीं तोड़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पहले 13 उठा लिया, 14 उठा लिया। शुरू के 10 चैप्टरों में लिंक तो टूट ही नहीं सकता है, इसलिए हर चैप्टर को ढंग से अच्छी तरीके से स्टडी कीजिए। रिलेटेड नोट्स ग्रुप पर आते रहेंगे, आप तो बस इससे देखते रहिए वीडियो को और सीखते रहिए। ओके, दैट्स